साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बारे में। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि पुत्री को भी पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होंगे। भाई ये अधिकार तो पहले भी थे, 2005 से ही हैं, तो फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो इसको समझने के लिए हम एक केस के माध्यम से इनको समझेंगे। हाल ही में जो विवाद हुए हैं उन सभी विवादों को देखते हुए इनको समझेंगे। साथ ही हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से धर्म आते हैं वो देखेंगे। उसके बाद 2005 में क्या सब संशोधन हुए हैं उन सभी को देखेंगे। उसके बाद 2015 में कौन केस हुए हैं, उनमें क्या जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय दी है, 2018 में उन्होंने क्या राय दी है, और हालिया अगस्त 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या राय दी है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम देखेंगे 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 जो है, इसके अनुसार जो संपत्ति का बंटवारा होता था पिता से पुत्र में, पुत्र से पौत्र में, यानी कि आपके पिताजी के पास जो संपत्ति थी वो आपको मिली, आपकी जो संपत्ति है वो आपके बेटों को मिलेगी। तो इस हिसाब से फंडा चलता था। तो अभी जो है अधिनियम, उसमें क्या है कि आपके जो भी पिताजी की संपत्ति है उसमें आपके भाइयों के भी तो अधिकार होंगे ही, लेकिन आपके जो बहन हैं उनको भी अधिकार होंगे, समान अधिकार होंगे। तो सबसे पहले हिंदू जो है उत्तराधिकार अधिनियम समझिए। तो इसमें होता क्या था कि आप पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र में ऐसा चलता था। तो आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये चारों धर्मों पर लागू होता है, जैसा कि आपको सेक्शन 6 में बताया गया है। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति पर बेटियों को अधिकार को लेकर फैसला सुनाया है, तो उसको थोड़ा समझिए। तो 2005 का पहले संशोधन देखिए। 2005 में क्या सब संशोधन हुए हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में। 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कई संशोधन किए हैं। सितंबर 2005 से नए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुए हैं। उसमें धारा 6 में परिवर्तन किए गए। तो धारा 6 खंड क्या बताता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने की तारीख से ऐसा अविभाजित हिंदू परिवार जो मिताक्षरा विधि से चलता है, यानी कि पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र जो विधि से चलता है, उसमें पैतृक संपत्ति में पुत्री के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान होंगे। पुत्री के समान ही पुत्री भी जन्म के साथ साहदायिक बन जाएगी। मतलब आपके जो पिताजी की संपत्ति हैं उसमें उसका अधिकार जन्म से ही होगा, पुत्री का भी, ठीक है। तो पुत्री को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होंगे। धारा 6 खंड 3 बताता है कि इस धारा के अनुसार अगर किसी हिंदू की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के लागू होने के बाद होती है तो उनकी संपत्ति का बंटवारा उसमें होगा, उसमें पुत्री को पुत्र के समान ही अधिकार दिया जाएगा। यानी कि ये जो आपको बनाया गया है 2005 में, इसका कहना है कि अगर ये एक्ट लागू होने के बाद उसके पिता की मृत्यु होती है तब उसके संपत्ति में बेटियों का समान अधिकार होगा। यानी कि उससे अगर पहले मर जाते हैं तो उसकी संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार नहीं होगा। कि उसके बाद देखिए 2015 का जो निर्णय आया है तो उसमें क्या बताया गया है? इसमें था प्रकाश बनाम फूलवती के मामले में। तो इसमें 2 जजों की बेंच थी, 2 जजों की पीठ ने मिलकर इसका फैसला दिया था। तो उसका कहना हुआ कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी पुत्री को संपत्ति पर समान अधिकार नहीं होगा। तो मैंने पहले बताया कि अगर पिता की अगर मृत्यु हो जाती है 9/9/2005 से पहले तो पुत्री को समान अधिकार नहीं होगा उसके संपत्ति पे। अब थोड़ा 2018 का निर्णय सुनिए। 2018 के निर्णय में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया? ये मामला था आपको दनमा बनाम अमर सिंह का मामला था। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया कि 2 पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा, भले ही उनकी मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गया हो। पुत्री को भी सहदायिकी का अधिकार होगा। यानी कि जब 2018 का जब निर्णय हुआ तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या कहते हैं? इसमें भी 2 जजों की पीठ थी। सर्वोच्च न्यायालय का कहना हुआ कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले भी हो जाती है तो बेटियों को पिता के संपत्ति पर, यानी कि पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होंगे पुत्र की तरह। तो अब दोनों ही फैसला अलग अलग हो गया तो इसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दोनों फैसलों में अलग अलग व्याख्या होने से सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती उत्पन्न हो गई। इस चुनौती को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने धारा 6 की सही व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट करना था कि यह कानून पूर्व की तरह लागू होगा या जिस पुत्री का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है क्या उसे संपत्ति पर अधिकार होगा। तो यही चीज़ को सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करने के लिए, यानी कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए 2020 में जो है देखिए किस प्रकार का निर्णय दिए हैं।
तो 2020 का जो निर्णय है उसमें क्या सब बताया गया है कि 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अविवाहित हिंदू परिवार में पुत्रियों को भी पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होगा। पुत्री को जन्म से ही अधिकार होगा, न कि इस बात की कि उसके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 को हो गई है। ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है 2020 का, क्या इसमें कहना है सर्वोच्च न्यायालय का कि भले ही पिता की मृत्यु कब भी हो गई है उससे मतलब नहीं है, पुत्रियों को अब जो है ये जन्म से ही अधिकार प्राप्त होगा पैतृक संपत्ति पर। अब देखिए 2020 का जो मामला था वो किन किन के बीच था, तो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। बाद में 3 जजों की पीठ ने, उसमें थे जजेस थे जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर और एम.आर. शाह। इन 3 जजों की पीठ ने बताया कि इस कानून की धारा 6 स्पष्ट करती है कि पुत्रियों को भी पुत्र के समान ही सहदायिकी का अधिकार होगा, चाहे उसका जन्म 9 सितंबर 2005 से हुआ हो या बाद में। यह बात कोई मायने नहीं रखता। यानी कि जो हाल ही में जो फैसला हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने किए हैं, उनका कहना है कि अगर पिता की मृत्यु कब भी हो गई हो वो बात कोई मायने नहीं रखता। अब जो है पुत्रियों को जन्म के साथ ही अधिकार होगा कि वो अपने पिता के संपत्ति पर अपने भाई के समान ही अधिकार ले सके। तो उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने और क्या सब चीज़ स्पष्ट किए हैं वो थोड़ा समझिए। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किन्हीं भी नवीन सार्वजनिक दस्तावेजों के बिना किसी भी बंटवारे को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। जो मौखिक रूप से किया गया हो, जिसका पंजीकरण न हुआ हो, उसकी मान्यता नहीं होगी। कुछ मामलों में मौखिक बंटवारे की याचिका को स्वीकार किया जा सकता है अगर उसे सार्वजनिक दस्तावेजों का समर्थन मिला हुआ हो, तो उसे जो है पेश किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने साथ में यह भी आदेश दिया कि इस संबंध में जितने भी मामले लंबित हैं उन सभी मामलों को 6 महीने के भीतर निपटाया जाए। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो हैं इन सभी फैसले देने के बाद जो ये निर्णय लिया गया। देखिए ये फैसला जो है भारत समेत जो आपको लगता होगा कि नहीं जम्मू कश्मीर पे नहीं लागू हो सकता, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पे भी ये फैसला लागू होंगे।